Hi everyone, my name is Surbhi Singla. I secured All India Rank 75 in Civil Services examination this year. I've come live here with UPSC Time to share my journey and address certain frequently asked questions. So I already have a list of the questions. I'll first address those questions and then come to any doubts that you may have in the live session. So first of all, something about my UPSC journey. This was my fourth attempt at the examination. I cleared prelims in my first attempt. Then I could not qualify prelims in my second attempt. But then I again qualified prelims and wrote mains in my third attempt. This was my fourth attempt. I qualified all the three rounds and secured all India rank 75. सेकंडली प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की? तो प्रीलिम्स के लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि मैं अपने सोर्सेज़ बहुत लिमिटेड रखूँ और उनकी रिविज़न पर ज़्यादा फ़ोकस करूँ। तो टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी थी, एक सोर्सेज़ और उनकी रिविज़न और दूसरा टेस्ट पेपर सॉल्व करना। तो सोर्सेज़ और उनकी रिविज़न में जो स्टैटिक सोर्सेज़ हैं उनके लिए जो टॉपर्स बुक्स रिकमेंड करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए जो 11th और 12th की 4 एनसीईआरटीज़ हैं, वो चारों बुक्स। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक। इसके अलावा इकोनॉमी के लिए जो मृणाल सर की पीडीएफ्स हैं, जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल होती हैं, वो मैंने मार्केट से खरीद कर पढ़ी थी। और तो ये मोर और लेस प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक सोर्सेज़ थे। इसके अलावा मैंने ज़्यादा कोई बुक्स नहीं रेफ़र करी। मैंने इन्हीं को बार-बार पढ़ने का कोशिश की। कम से कम 7-8 बार आप इन बुक्स को पढ़िए। उसके अलावा करंट अफ़ेयर्स के लिए मैं रोज़ हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती थी। अराउंड 45 मिनट्स का टारगेट होता था कंप्लीट करने का। उसके अलावा मैं इनसाइट्स आईएएस के करंट अफ़ेयर्स, डेली करंट अफ़ेयर्स जो हैं वो पढ़ती थी और फिर प्रीलिम्स के पास जाकर पीटी 365 और मेंस 365 के थ्रू रिविज़न करती थी अपने करंट अफ़ेयर्स के लिए। तो ये मेरे करंट अफ़ेयर्स के सोर्सेज़ थे। अब प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ पर आते हुए मेरा हर बार प्रीलिम्स का टारगेट ये रहा कि मैं एटलीस्ट 40 से 50 पेपर्स सॉल्व कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं विज़न आईएएस और कोई एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर्स लेकर उन्हें 2 आवर्स में सॉल्व करके, साथ में उनका पूरा आंसर्स का एनालिसिस करती थी, एक-एक आंसर रीड करके, फिर उसके थ्रू ये पता करती थी कि मेरे कौन से वीक सब्जेक्ट्स हैं, एरियाज़ हैं और फिर उन पे मैं और फ़ोकस करती थी। और इसके थ्रू मैं अपनी एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करती थी। नेक्स्ट है कि मैंने मेंस एसे की तैयारी कैसे की? तो एसे के लिए मैंने कुछ ज़्यादा अलग से नहीं पढ़ा। मैं इन जनरल कुछ नॉवेल्स और नॉन फ़िक्शन बुक्स पढ़ते रहती हूँ, तो उसका कंटेंट और उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे पास थी। उसके अलावा मैंने बस राइटिंग प्रैक्टिस करी। मैंने नेक्स्ट आईएएस की एसे टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी थी इस बार, तो उसके थ्रू मैंने 4 से 5 ऐसे पेपर्स लिखे और उसके थ्रू ऐसे प्रैक्टिस करी और इसके अलावा कुछ जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स होते हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट जिस पे ऐसे टॉपिक आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, उन पे मैंने ब्रेनस्टॉर्म के कुछ अच्छे इंट्रोडक्शंस, कुछ अच्छे एनेक्डोट्स, स्टोरीज़ और कुछ अच्छे एरियाज़ कवर कर लिए थे। नेक्स्ट मैंने मेंस जीएस 1, 2, 3, 4 की तैयारी कैसे की? तो मेरी मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी थोड़ी इंटीग्रेटेड तरीके में चल रही थी। जो स्टैटिक सोर्सेज़ और करंट सोर्सेज़ मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए बताए, मैं वही मेंस के लिए रेफ़र किया करती थी। बस उनको पढ़ने का ढंग थोड़ा बदल जाता था। जैसे जब मैं मेंस के लिए पढ़ रही हूँ, तो मैं उसमें कुछ अच्छे डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करके एक अलग से अपनी नोट्स में बनाने की कोशिश करती थी। मैंने मेंस का जो सिलेबस है वो अपने डेस्क पे चिपका लिया था। तो मेंस के एक-एक सब टॉपिक और थीम के साथ मैं वेल वर्स्ड थी कि क्या-क्या सब टॉपिक्स हैं, आर्ट एंड कल्चर में क्या-क्या लिखा है मेंस में, इकोनॉमी के क्या-क्या सब टॉपिक्स हैं, पॉलिटी में क्या है और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस किया जिससे मुझे पता लगा कि कुछ एरियाज़ हैं जैसे फेडरलिज़्म जिस पे हर बार क्वेश्चन आता है। एसएचजीज़ हैं, एसएचजीज़ का बैंक्स के साथ लिंकेज है, इकोनॉमी बजट के ऊपर शायद एक बार हर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। तो इस तरह के थीम्स को आइडेंटिफ़ाई करते हुए फिर मैं अपनी यही स्टैटिक और करंट सोर्सेज़ जो मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ती थी, उन्हीं को इस तरह से पढ़ती थी कि मैं अपने दिमाग में उनके लिए एक मेन्स आंसर का स्ट्रक्चर साथ-साथ प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ये था पढ़ाई और फिर मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग थी, उसके लिए मैंने शुरू किया आइस बाबा एक प्लेटफ़ॉर्म है, उनका एक फ्री इनिशिएटिव है जिसका नाम है टीएलपी।
तो मैं इनिशियली उस पर रोज़ 2 से 3 आंसर्स लिखा करती थी और लोग जो उस पे आंसर्स लिख रहे हैं, उनको मैं पढ़कर ये देखती थी कि क्या मैं अपने आंसर में इम्प्रूव कर सकती हूँ, कैसे उन लोगों ने अपने आंसर का स्ट्रक्चर बनाया है। ऑल्सो मैं उनके आंसर से कुछ अच्छे पॉइंट्स अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी। तो ये इनिशियल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बाद जब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आना आंसर राइटिंग पे, तो मैं टेस्ट सीरीज़ जॉइन करते हुए फिर टाइम मैनेजमेंट के साथ मैंने टेस्ट लिखने के साथ-साथ मेन्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, उसका सिलेबस बहुत वास्ट था। तो उसके लिए मेरी अप्रोच इस तरह से थी कि सबसे पहले तो मैंने 2 से 3 रिविज़न्स जो मैथ्स का पूरा सिलेबस होता है, आईएमएस नाम का एक इंस्टीट्यूट है, उनके जो नोट्स होते हैं, मैं वो उनके नोट्स आपको मार्केट में भी मिल जाएँगे और आप कोचिंग भी जॉइन कर सकते हैं। तो उनके नोट्स को मैंने 2 से 3 बार पूरा पढ़कर, एक-एक क्वेश्चन सॉल्व करा प्रैक्टिस के साथ। ये पहली 2 से 3 आइटरेशंस में बहुत वक़्त लगा। जैसे मैथ्स की पहली एक आइटरेशन कंप्लीट करने में मुझे 7 से 8 महीने लग गए, दूसरी में 4 से 5 महीने। उसके बाद मैंने तीसरी बार जब वही नोट्स पढ़े, तो मैंने उनसे कंसाइज़ नोट्स बना लिए। उन्हीं आईएमएस के नोट्स से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, जिसमें मैंने हर एक फ़ॉर्मूला, हर एक थ्योरम, उसका प्रूफ और उस फ़ॉर्मूला या थ्योरम को सपोर्ट करता हुआ एक-एक क्वेश्चन तो मैंने उससे शॉर्ट नोट्स बना लिए और फिर बाद में मैंने उन्हीं नोट्स को पढ़ा और बहुत सारे टेस्ट दिए। तो मेरी इस बार प्रीलिम्स से मेंस के बीच में ये स्ट्रैटेजी थी कि मैंने मैथ्स का आधा टेस्ट हर रोज़ दिया 2 घंटे लगाकर, जिससे मेरी मैथ्स में सॉल्विंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ी और उसने मुझे बहुत हेल्प किया फाइनल लिस्ट में नाम आने में क्योंकि मैथ्स में ही मेरे इस बार सबसे ज़्यादा मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी कैसे की? तो उसके लिए मैंने अपने डैफ जो होता है, उससे कीवर्ड्स आइडेंटिफ़ाई करते हुए हॉबीज़ पर, होम स्टेट पर, इन सब पर उनके ऊपर पहले तो प्रीवियस ईयर्स ट्रांसक्रिप्ट से देखा कि किस तरह के क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं। फिर उसी बेसिस पर मैंने उनके ऊपर कंटेंट प्रिपेयर कर लिया और फिर मैंने ये इसी प्रोसेस के साथ-साथ बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिए। मैंने इंटरव्यू के लिए कम से कम 15 मॉक इंटरव्यूज़ दिए, जिससे मेरे बोलने के ढंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और मुझे जो कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज़ होते हैं, जो सब पूछ रहे थे, वो आइडेंटिफ़ाई होने लगे और उस बेसिस पे मैंने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन थोड़ी और स्ट्रेंथेन करी। सोर्सेज़ और बुक लिस्ट के बारे में मैंने जैसे अभी मेंशन किया ही था प्रीलिम्स के लिए जो स्टैटिक सोर्सेज़ थे, उसके अलावा हिंदू न्यूज़पेपर मैंने थ्रू आउट पढ़ा। मेंस से इंटरव्यू के पीरियड में मैंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर भी पढ़ा। तो इस फ़ेज़ में मैंने 2 न्यूज़पेपर्स एक साथ पढ़े और उसके अलावा मैंने इनसाइट्स डेली करंट अफ़ेयर्स और विज़न के मंथली करंट अफ़ेयर्स ये साथ में पढ़े। आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे की, वो भी मैंने अभी बताया। मैं उसका एक ब्रीफ वापस बता देती हूँ। तो इनिशियल स्टेज में मैंने टीएलपी आईएएस बाबा के टीएलपी पे डेली आंसर राइटिंग के थ्रू 2 से 3 आंसर्स लिखे। कॉन्फिडेंस आने पर फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी। इस बार मैंने मेंस के लिए 2 टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स लिखे। शंकर आईएएस के टेस्ट्स लिखती थी मैं वीकेंड पर जाकर और विज़न आईएएस के टेस्ट पेपर्स मैं घर लाकर वो 3 घंटे को 3 1-1 घंटे के स्लॉट्स में डिवाइड कर हर रोज़ 1 घंटा लिखती थी। तो उस तरह से मेरे हफ्ते के एंड पर 2 टेस्ट पेपर्स कंप्लीट हो जाया करते थे विज़न के और एक शंकर का जो मैं हफ्ते के एंड पर दे के आती थी। तो इस प्रकार मैंने इस बार प्रीलिम्स से मेंस के बीच में कुछ 30 टेस्ट्स जीएस के लिखे थे और 30 से ज़्यादा टेस्ट मैथ्स के लिखे थे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं? मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि यूपीएससी किन एरियाज़ पे फ़ोकस करता है। जैसे अगर आप प्रीलिम्स के देखें, तो बहुत सारे क्वेश्चन्स प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर से एज़ इट इज़ रिपीट हो जाते हैं या जैसे 4 ऑप्शंस हैं, तो 1 ऑप्शन करेक्ट होता है, 3 गलत होते हैं। तो उन 3 में से कभी-कभी एक ऑप्शन उठाकर वो अगले साल में कोई पेपर बना लेते हैं, कोई क्वेश्चन बना लेते हैं। तो इसीलिए वो थीम्स आइडेंटिफ़ाई करने के लिए और किन एरियाज़ पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है, उसको आपको पता लगाने के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए। सिमिलरली मेंस के लिए, अगर आप मेंस के कुछ लास्ट 4 से 5 साल के पेपर्स एनालाइज़ करेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो थीम्स हैं जिन पर यूपीएससी पूछ रहा है मेंस में क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं। जैसे अगर एसएचजीज़ एक थीम है गवर्नेंस में,
तो हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर उस पे आता है, कभी एसएचजीस बैंक लिंकेज पे आ जाता है, कभी गवर्नमेंट एसएचजीस को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहा है, कभी एसएचजीस का इकोनॉमिक सोशल इम्पैक्ट। तो जब आप ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बार-बार देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि कैसे यूपीएससी सिमिलर ही थीम्स पर अलग-अलग डायमेंशंस में उठा के क्वेश्चन पूछ रहा है और आप अपनी तैयारी थोड़ी ज़्यादा रिफाइन कर पाएँगे। यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? मेरे हिसाब से कोचिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कोचिंग के बिना भी बहुत अच्छे से कर पाएँगे क्योंकि आजकल इंटरनेट सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपको इंटरनेट पे सारे सोर्सेज़ अवेलेबल हैं, सब वीडियोज़ अवेलेबल हैं। मैंने पर्सनली वाजीराम की कोचिंग जॉइन करी थी, पर उस कोचिंग को मैंने रिलिजियसली अटेंड नहीं किया था, सिर्फ़ उसके नोट्स जो मैंने हैं वो फ़ॉलो किए थे, जो आपको मार्केट से भी मिल सकते हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी ही था जिससे मैं कर पा रही थी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं होता है और आपको जो सोर्सेज़ मैंने प्रीलिम्स के बताए और जो और लोग बताते हैं, वो पढ़ना तो इम्पोर्टेंट होता ही है। तो इसीलिए कोचिंग शायद आपको पहले 1-2 महीने में यूपीएससी की डिमांड समझने में ज़्यादा हेल्प कर देता है, पर आजकल इंटरनेट पे भी वो बहुत आसानी से हो सकता है। तो कोचिंग आपकी पर्सनल चॉइस है, मेरे हिसाब से बिना कोचिंग के भी बहुत आसान है करना और बहुत लोग करते भी हैं। टेस्ट सीरीज़ मेरे हिसाब से यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ बहुत सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसको पेपर पे उतार नहीं पा रहे हैं और एग्ज़ामिनर को दिखा नहीं पा रहे हैं कि आपने कितना पढ़ा है, तब तक शायद आपका वो पढ़ना रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा, जो कि मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने अपने पहले 3 अटेम्प्ट्स में शायद पढ़ा और रिविज़न बहुत की, पर क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कहीं न कहीं थोड़ी कम की, तो मैं अपने उस पढ़े हुए को 7 मिनट में उस आंसर शीट पे उतार नहीं पा रही थी सही ढंग से। लेकिन जब मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी और टेस्ट सीरीज़ के थ्रू टाइम मैनेजमेंट करी कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन्स विद क्वालिटी आंसर्स लिख के बार-बार प्रैक्टिस करी, तो मुझे लगता है मेरी टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव हो पाई और मैं ढंग से जो मेरी नॉलेज है उसको क्वेश्चन आंसर शीट पे उतार पाई। तो मेरे लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और राइटिंग की इंडिस्पेंसेबल है। अगर आप ना अफ़ोर्ड कर पाएँ तो आप टेस्ट पेपर्स घर ले आकर उनको लिखकर किसी अपने दोस्त से इवैल्यूएट करा लें, लेकिन आप लिखें ज़रूर टाइम में। एनसीईआरटीज़ स्पेसिफिकली मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। मैंने सिर्फ़ ज्योग्राफ़ी के लिए जो 11th और 12th की 4 एनसीईआरटीज़ हैं, 2 फिज़िकल ज्योग्राफ़ी और 2 ह्यूमन ज्योग्राफ़ी वो पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने ज़्यादा एनसीईआरटीज़ नहीं रेफ़र करी थी, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस पे है। जैसे अगर इकोनॉमी में आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, तो आप अपना बेस स्ट्रेंथन करने के लिए एनसीईआरटी पे जा सकते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस से देखें कि आप और कौन-सी एनसीईआरटीज़ पढ़ना चाहेंगे? एनसीईआरटीज़ कैसे पढ़ें? मैंने सिर्फ़ ज्योग्राफ़ी के लिए पढ़ी थी, तो उसका मैं बता सकती हूँ आपको कि उसमें तो एनसीईआरटीज़ की एक-एक लाइन इम्पोर्टेंट थी और मेरे जितना मैं देख पाई, ज्योग्राफ़ी की एनसीईआरटीज़ से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स ज्योग्राफ़ी से पूछे जाते थे। तो स्टार्टिंग के कुछ रिविज़न्स में मुझे वक़्त लगता था, पर उसके बाद मैंने एनसीईआरटीज़ पे हाइलाइट कर लिया था इम्पोर्टेंट पोर्शन्स और मैं उन्हीं को बार-बार जल्दी-जल्दी रिवाइज़ करने की कोशिश करती थी। न्यू पढ़ें या ओल्ड, मैंने न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी ज्योग्राफी के लिए। करंट अफ़ेयर्स की तैयारी कैसे करें? तो करंट अफ़ेयर्स के लिए भी मैंने ऊपर स्ट्रैटेजी में बताया था, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। करंट अफ़ेयर्स के लिए मेरे 3 सोर्सेज़ थे, एक डेली न्यूज़पेपर जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपका एक क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप कराता है हर एक टॉपिक पे। जैसे इकोनॉमी में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, फिस्कल मैनेजमेंट के इश्यूज़, सेस लगा रही है गवर्नमेंट, फेडरलिज़्म पे उससे प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सब आपको आपका एनालिसिस स्ट्रेंथन होता है जब आप रोज़ बहुत अच्छे लोगों के आर्टिकल्स उस पे पढ़ते हैं, उनका एनालिसिस ढंग से फ़ॉलो करते हैं। तो न्यूज़पेपर मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा मैंने डेली करंट अफ़ेयर्स इनसाइट्स आईएएस के और मंथली करंट अफ़ेयर्स विज़न आईएएस के पढ़ के अपने करंट अफ़ेयर्स को कवर किया। आप अगर मंथली ना पढ़ पाएँ, तो आप मेंस 365 और पीटी 365 भी देख सकते हैं, उनका कंटेंट सिमिलर ही होता है। कितने इयर्स के करंट अफ़ेयर्स पढ़ने चाहिए? मैं जितना पढ़ती थी मैं अराउंड 1.5 साल के करंट अफ़ेयर्स हर साल कवर करती थी। जैसे कि आजकल ये ऐसा ट्रेंड डेवलप हो रहा है कि वो पुराने 2 साल पहले के भी करंट अफ़ेयर्स पूछ लेते हैं। पर मेरे हिसाब से क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है,
तो हमें थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकली चलना चाहिए और अगर 2-3 साल पहले के 1-2 क्वेश्चन्स पूछ भी गए, तो शायद हम उन्हें सेफली स्किप कर पाएँ अगर हमारी बाकी तैयारी बेटर है। तो मैं पर्सनली पुराने 1.5 साल के करंट अफ़ेयर्स पर ही फ़ोकस करती थी। न्यूज़पेपर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने अभी रिएटरेट किया था कि न्यूज़पेपर्स एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए न्यूज़पेपर्स मेरे हिसाब से इंडिस्पेंसेबल है इस जर्नी में। मैं हिंदू न्यूज़पेपर को फ़ॉलो किया करती थी थ्रूआउट। सिर्फ़ इन मेल्स और इंटरव्यू के बीच का जो वक़्त था, उन 2-3 महीने में मैंने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस 2 न्यूज़पेपर्स फ़ॉलो करे थे। न्यूज़पेपर्स को कैसे पढ़ें? ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि उनको इनिशियली जब वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, तो 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं, जो मेरे साथ भी होता था। जब मैंने स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो पहले के कुछ महीने मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते थे न्यूज़पेपर पढ़ने में, क्योंकि मुझे लगता है उस वक़्त हम बहुत नए होते हैं न्यूज़पेपर के लिए और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ना, उनकी लैंग्वेज समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके नोट्स बनाने में हमें वक़्त लग जाता है। पर ओवर टाइम प्रैक्टिस के साथ और आइडेंटिफिकेशन के साथ कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पर ही कि ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, ये उतना नहीं है। तो उस बेसिस पे हमें टारगेट करना चाहिए कि हम न्यूज़पेपर को 45 से 50 मिनट्स में कवर कर पाएँ। उससे ज़्यादा वक़्त ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा और नोट्स ज़्यादा ना बनाएँ क्योंकि करंट अफ़ेयर्स में कवर हो ही जाता है मैगज़ीन्स में। आप बस कुछ-कुछ प्रिलिमिनरी जो आपको पॉइंट्स न्यूज़पेपर्स में इम्पोर्टेंट लगे, उनका नोट्स बनाते हुए 40 से 50 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। मैगज़ीन्स विज़न आइज़ के ही मंथली मैगज़ीन्स मैंने फ़ॉलो किए थे, उसके अलावा मैंने कोई मैगज़ीन नहीं। योजना कुरुक्षेत्र मैंने शुरू-शुरू में फ़ॉलो करने की कोशिश की, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास जितना वक़्त है और मेरा ऑप्शनल जितना डिमांडिंग है, शायद मैं वो फ़ॉलो ना कर पाऊँ। इसलिए फिर मैंने योजना कुरुक्षेत्र के साथ बाद में ये किया था कि मैं पिछले पूरे साल के योजना में से कुछ 2 से 3 जो मुझे बहुत क्रूशियल लगते थे, जैसे बजट के मंथ वाला जो योजना आता है या उस बेसिस पर ले आती थी और उनको बहुत सिलेक्टिवली पढ़ती थी। उनमें से 2 से 3 आर्टिकल्स बहुत इम्पोर्टेंट वाले निकाल कर, पर आप वो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर्स के साथ रेगुलर हैं, तो आप सारा कुछ कवर कर ही पाएँगे। मैंने यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत 2017 में की थी, जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी। आईआईटी दिल्ली से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करी है। 2017 में ग्रेजुएशन के बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी थी। तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, वो सबके लिए अलग-अलग होता है। जैसे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं अपने कॉलेज में जो भी रिच एक्सपीरियंसेस ऑफर हो रहे हैं, जो भी एकेडमिक्स में मेरे पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो सब एक्सप्लोर करने के बाद ही अपना मन बनाऊँ कि मैं यूपीएससी में आना चाहती हूँ या नहीं। तो मैंने पर्सनली कॉलेज खत्म होने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। लेकिन अगर आप बहुत श्योर हैं कि आपको यूपीएससी ही करना है, तो आप अपने कॉलेज के साथ-साथ भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी कॉलेज के साथ-साथ ही तैयारी शुरू करते हैं और फिर कॉलेज खत्म होते ही अटेम्प्ट देते हैं और शायद बहुत उनमें से लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल भी लेते हैं। तो वो आपकी कंप्लीटली पर्सनल चॉइस है। डेली मैं कितने घंटे पढ़ती थी? अ, इस क्वेश्चन का आंसर मैं शायद नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं डेली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता था। कुछ-कुछ ऐसे दिन होते थे जब मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाती थी। मैं पूरा दिन अपनी बुक के सामने बैठे रहती थी, पर मेरे दिमाग में शायद कुछ जाता नहीं था और कुछ-कुछ दिन ऐसे होते थे जिनमें मैं बहुत एफिशिएंसी से पढ़ पाती थी। तो हो सकता है कोई एक ऐसा दिन था जिसमें मैं शायद 2 घंटे भी ना पढ़ पाई हूँ और किसी टेस्ट से पहले अपना सिलेबस खत्म करने की मोटिवेशन में कुछ-कुछ ऐसे भी दिन थे जब मैं 13 से 14 घंटे 1 दिन में पढ़ी। तो मुझे लगता है कि अगर हम घंटे ट्रैक करते हैं तो हम अ उन्हीं को ट्रैक करने के उस दौड़ में लग जाते हैं और हम टैंजिबल आउटकम नहीं निकाल पाते। तो मेरे हिसाब से घंटे ट्रैक करने से ज़्यादा आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए डेली, वीकली और मंथली आप क्या अचीव करना चाहते हैं। और उस हिसाब से आप अपना डेली टाइम टेबल ख़त्म कर कर ही सोएँ। किसी दिन वो जल्दी हो जाएगा तो आप ब्रेक ले लें, किसी दिन थोड़ा ज़्यादा वक़्त लगेगा तो आप थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट दे दें। तो आप वो टैंजिबल आउटकम्स रोज़ के रोज़ कंप्लीट करने पे फ़ोकस करें, रादर देन ये ट्रैक करें कि उसमें कितने घंटे लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है कि तैयारी के दौरान खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें और मोटिवेशन कहाँ से मिला? तो मेरे लिए बहुत सारे फैक्टर्स थे मोटिवेशन
मोस्टली जो मेरे कॉलेज के दौरान मुझे एक्सपीरियंसेस मिले थे सोशल सेक्टर में काम करने के, वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ था कि गवर्नमेंट के पास बहुत पावर होती है, बहुत सारे चेंजेज़ इनिशिएट कर पाने के लिए। इसीलिए समव्हेयर मेरा यूपीएससी की तरफ इंक्लिनेशन कॉलेज के दौरान बहुत बढ़ गया था। मोटिवेटेड खुद को कैसे रखें? मुझे लगता है ये खुद को मोटिवेटेड रखने वाली जर्नी और प्रोसेस जो है वो एक डेली प्रोसेस है। आपको रोज़ सुबह उठकर खुद को बताना होगा कि आप क्यों यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तभी शायद आप उस दिन में अपना 100% दे पाएँगे। तो मेरे लिए मैंने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा, मैं अपने छोटे भाई से बात करती थी, जभी भी मुझे खराब लगता था या मुझे सेल्फ डाउट आता था या मुझे लगता था कि शायद मैं ये एग्ज़ाम ना क्लियर कर पाऊँ, तो मैं उससे बात करती थी, वो मुझे मोटिवेट करता था, मुझे बताता था कि मैंने लाइफ़ में इससे पहले भी बहुत कुछ करके दिखाया है और अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं खुद को याद कराती थी कि क्यों मैंने एक कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर यूपीएससी में आने का डिसीज़न लिया और क्या इम्पैक्ट मैं क्रिएट कर सकती हूँ और जॉब सैटिस्फैक्शन इसके थ्रू कितनी ह्यूज होगी। तो इस तरह के फैक्टर्स बहुत ज़रूरी थे। मुझे लगता है उसके अलावा आपको अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर आप मेंटली साउंड हैं, तो आपके लिए मोटिवेटेड रहना ईज़ियर होता है। तो जो भी चीज़ आपको हेल्प करे, आपकी कोई हॉबी हो जो आप परस्यू करें, जैसे मैं गार्डनिंग करती थी, तो मैं अपनी बालकनी में जभी भी बहुत खराब फ़ील करती थी, एक नया पौधा लाकर अपनी बालकनी में लगा देती थी। उसके थ्रू मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील होता था और मैं अपनी बुक्स पर वापस आ पाती थी। तो ऐसा कुछ आप ढूँढ सकते हैं जो आपको हेल्प करे मोटिवेटेड रहने में जब आप थोड़ा डाउन फ़ील कर रहे हों। आप अपनी फैमिली से, अपने कुछ दोस्तों से जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उससे बात करें, उन्हें कहते रहें कि वो आपको रिमाइंड कराएँ कि आपने ये डिसीज़न क्यों लिया था यूपीएससी में आने का। इसी तरह की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ये 3-4 साल निकालने में हेल्प करती हैं। मैंने टाइम टेबल कैसे बनाया? तो मेरे पहले 3 अटेम्प्ट्स में शायद मैं इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं थी, तो मैं टाइम टेबल्स बनाती थी शायद हर हफ्ते या महीने में 1 बार, पर मैं उसको रिगोरोusली फ़ॉलो नहीं कर पाती थी। तो मैं 4th अटेम्प्ट में जो टाइम टेबल बनाया, उसके बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगी क्योंकि उसको मैंने ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से फ़ॉलो किया। तो इस बार मेरा टाइम टेबल कुछ इस तरह था कि प्रीलिम्स से 2 महीने पहले तक मैं पूरा-पूरा दिन ऑलमोस्ट मैथ्स को देती थी, क्योंकि ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था और प्रीलिम्स से 2 महीने और मैं पिछले 3 अटेम्प्ट्स में भी प्रीलिम्स दे चुकी थी और अच्छे मार्जिन से क्लियर किया था। तो 2 महीने पहले मैंने प्रीलिम्स के वापस सारे स्टैटिक बुक्स रिवाइज़ करना स्टार्ट किए। जो प्रीलिम्स से मेंस के बीच का टाइम टेबल था, वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप था मेरे लिए। तो उसमें मेरा ये था कि मैं सुबह उठते ही 7 से 8 बजे तक 1 घंटा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी। 8 से साढ़े 8 या 9 बजे तक मैं उसको एनालाइज़ करती थी अपने आंसर्स को कि मैंने क्या लिखा है, कैसे मैं इसको और इम्प्रूव कर सकती हूँ, स्ट्रक्चर को कैसे बेटर कर सकती हूँ, कंटेंट को कैसे बेटर कर सकती हूँ, टॉपर्स कॉपीज़ से कंपेयर करती थी। ये सुबह 2 घंटे की प्रोसेस मेरे लिए इंडिस्पेंसेबल थी, मैं इसको डेली करती थी ताकि मेरे आंसर्स में इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट आए। इसके बाद मेरा दिन 2 भाग में डिवाइडेड था। मैं शाम को 4 से 6 बजे एक मैथ का आधा टेस्ट रोज़ लिखा करती थी। उससे पहले मैं जीएस करती थी और उसके बाद मैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ती थी। तो इस तरह वो टेस्ट की विंडो के थ्रू मैंने अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था ऑप्शनल और जीएस के लिए और सुबह उठते ही मैं 2 घंटे आंसर राइटिंग को डेडिकेट करती थी। तो ये मेरा टाइम टेबल था। और मैं यूजुअली अपने रूम में लगे व्हाइट बोर्ड पर अपने पूरे हफ्ते का टाइम टेबल लिख लेती थी और मैं जैसे-जैसे रोज़ उसको कंप्लीट करती थी, मैं उसको क्रॉस लगाती थी। और एक साइड पे मार्जिन बनाकर मैं पूरे महीने का भी टाइम टेबल लिख लेती थी ताकि एक लार्जर पिक्चर मेरे दिमाग में रहे। टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए? शायद ऐसे ही कि आप अगर अपने दिन को एटलीस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पाएँ, तो वो बेटर होगा क्योंकि मोनोटनी नहीं आएगी, आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हुए बोर नहीं हो जाएँगे, आपकी एफिशिएंसी कम नहीं हो जाएगी। उसके अलावा आप डेली, वीकली और मंथली टाइम टेबल बना सकते हैं क्योंकि उससे ये हेल्प होती है कि डेली टाइम टेबल के थ्रू आपको रोज़ सुबह उठते ही एक टारगेट सामने दिखता है, जो आपको डे एंड तक अचीव करना है। और वीकली और मंथली टाइम टेबल के थ्रू आप लार्जर पिक्चर भूलते नहीं हैं कि मुझे इस पूरे महीने में कितना अचीव करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज़ करें? मेरे हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट की चॉइस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इन हिंडसाइट अगर मैंने शायद कोई और ऑप्शन चूज़ किया होता तो मुझे 4 अटेम्प्ट्स ना लगते क्योंकि मैथ का सिलेबस बहुत वास्ट था और मैं जीएस और मैथ को एक साथ बैलेंस कर पाने में थोड़ा-सा वक़्त लग गया मुझे।
तो ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने मैथ्स क्यों चूज़ किया था क्योंकि नंबर 1 मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था अपने स्कूल टाइम से ही मैं मैथ्स पढ़ते वक़्त कभी भी बोर नहीं होती थी। तो क्योंकि आप कोई ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर चूज़ कर सकते हैं जो आपको जीएस के सब्जेक्ट से थोड़ा मोनोटनी ब्रेक करके आपके एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ले जाए, तो वो आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी बढ़ा पाएगा। तो पहली चीज़ होती है आपका ऑप्शनल में इंटरेस्ट, उसके बाद मुझे लगता है कि स्कोरिंग है या नहीं। जैसे मैथ्स एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। जीएस में जब हम आंसर्स लिखते हैं तो हमें उतना सिक्योरिटी नहीं होती है कि उसके लिए हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, ढंग से मिल पाएँगे या नहीं। पर मैथ्स में हमें पता है कि अगर हमने सही आंसर लिखा है तो उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो वो ऑब्जेक्टिविटी की वजह से मैंने मैथ्स लिया था और दूसरा मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो आप इसी तरह से अपने इंटरेस्ट को देखते हुए और किस तरह से आपका ऑप्शन परफ़ॉर्म कर सकता है, उसको देखते हुए आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कैसे चूज़ करें? मेरे हिसाब से अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप एक बार हिंदी मीडियम की पुस्तकें देखें कि लक्ष्मीकांत वगैरह जो पुस्तकें हैं, क्या आप हिंदी में उनको पढ़ पा रहे हैं? और क्या आप जो न्यूज़पेपर है हिंदी में क्योंकि हिंदी के कुछ शब्द बहुत भारी होते हैं, पॉलिटी वगैरह के, तो अगर आप उनको पढ़कर समझ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप हिंदी मीडियम चूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर इंग्लिश के अलावा कोई और मीडियम चूज़ करना चाहते हैं, तो हो सकता है उसमें सोर्सेज़ उतने अवेलेबल ना हो। तो एक एक बार आप अपने मीडियम के लिए देख लें कि क्या सोर्सेज़ ढंग से अवेलेबल हैं और क्या आप उनको समझ पा रहे हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ों से कंफर्टेबल हैं, तो मेरे हिसाब से आप जो भी मीडियम चूज़ करेंगे, वो इक्वली रिवार्डिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? तो मेरे लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। मैंने कई बार कोशिश भी करी बैलेंस करने की, पर मैं शायद थोड़ा बह जाती थी, इसलिए मैंने डीएक्टिवेट नहीं करा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मॉनिटर्ड रखती थी। मैं हफ़्ते या 2 हफ़्ते में बस 1 बार सोशल मीडिया खोलकर देखती थी और 10 से 15 मिनट। तो मेरे लिए पर्सनली यूपीएससी की तैयारी में सोशल मीडिया का कोई यूज़ नहीं था, इसलिए मैं उसको खुद से बहुत दूर रखने की कोशिश करती थी। यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफ़लाइन? तो मेरे हिसाब से दोनों ही मीडियम्स बहुत अच्छे हैं आज के टाइम में। अगला क्वेश्चन यही है कि दिल्ली जाना ज़रूरी है नहीं, तो अगर आप ऑफ़लाइन करेंगे तो शायद आपको दिल्ली जाना पड़े, पर मेरे हिसाब से उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं पहले 3 साल अपने घर से ही तैयारी करी। मुझे लगता है कि घर पे मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट, मेरे छोटे भाई की सपोर्ट, एक बहुत अच्छा इमोशनल एनवायरनमेंट, मेरा मेरा थोड़ा फ्रीडम वो सब बहुत हेल्प किया मुझे एक मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने में क्योंकि दिल्ली रहना ना तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, पर साथ ही साथ वो एनवायरनमेंट उतना कंड्यूसिव नहीं होता। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, खाने से लेकर, सफाई से लेकर, पॉल्यूशन। तो मेरे हिसाब से आप घर रहकर तैयारी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले 3 साल घर से तैयारी की। इस बार प्रीलिम्स से मेंस के बीच का जो वक़्त था, उसके लिए मैंने दिल्ली आना चूज़ किया। उसका ये रीज़न था कि मैंने ये एनालाइज़ किया कि मैं उससे पिछले 3 अटेम्प्ट्स में जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ है, वो प्रॉपर 3 घंटे में डिसिप्लिन्ड तरीके से नहीं दे पा रही थी। मैं बहुत बार 3 घंटे से ज़्यादा वक़्त ले लेती थी या टेस्ट देते वक़्त बीच में उठ जाती थी, जिसकी वज़ह से मेरा टाइम मैनेजमेंट सफ़र कर रहा था और मेरे मेंस में उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे थे। तो जस्ट सो दैट मैं एक डिसिप्लिन्ड तरीके से टेस्ट सेंटर पर जाकर टेस्ट लिख पाऊँ 3 ही घंटे में, मैंने इस बार प्रीलिम्स से मेंस के बीच में दिल्ली आना डिसाइड किया था। पर मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन भी तैयारी बहुत ढंग से कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट पेपर्स अपने घर पर ही 3 घंटे में डिसिप्लिन तरीके से लिख पा रहे हैं, क्योंकि उसको करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप घर से ही तैयारी करें। और अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल बन सकता है जिसमें आप कोई ऑनलाइन वीडियो कॉल ऑन कर कर आप सब लोग एक साथ बैठकर 3 घंटे में टेस्ट लिख पाएँ। बेसिकली आप टेस्ट एनवायरनमेंट को सिमुलेट कर पाएँ। तो मेरे हिसाब से घर जैसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, दोनों के प्रोस एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए हैं। सिलेबस समझ नहीं आता है, क्या करें? जैसे अगर प्रीलिम्स का सिलेबस तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। मेंस का सिलेबस है जो थोड़ा-सा ज़्यादा लेंथी है और आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आप उसको समझने में पूरा वक़्त लें। आप चाहे 1 हफ्ता इन्वेस्ट करें, आप एक-एक टॉपिक को गूगल करके देखें। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स अपने सामने खोल कर रख लें और देखें वो किस तरह से पूछा जा रहा है।
और ओवर टाइम जब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, आप बेसिक बुक्स जो हैं लक्ष्मीकांत वगैरह उनसे शुरू कर देंगे, तो धीरे-धीरे जब आप ये टर्म्स होती हैं उनसे वेल वर्स्ड हो जाएँगे, तो आपको अपने आप सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी। तो इनिशियली अगर आपको सिलेबस ना भी समझ आ रहा हो, तो आप उसको अपने सामने ही रखें। जैसे-जैसे आप पढ़ाई शुरू करेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे यूपीएससी को, आपको वो सिलेबस भी समझ आने लगेगा। मैथ्स समझ नहीं आते हैं, क्या करें? तो मैथ्स जो है, मेरे हिसाब से मैथ्स एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। आप प्रीलिम्स के 1 हफ्ता पहले अगर एटलस खोलकर एक्सपेक्ट करेंगे कि आप मैथ के क्वेश्चन सही कर पाएँ, तो वो शायद बहुत मुश्किल होगा क्योंकि पहली बार किसी को भी मैप देखने पर लोकेशंस याद करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप हर रोज़ अपनी प्रिपरेशन के दौरान सिर्फ 10 मिनट एटलस खोलकर बैठ जाएँ और देखें, तो मैप ना ही समझ आता है बट बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। आप यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हैं, जैसे ओनली आईएएस एक प्लेटफ़ॉर्म है, उन पर उन्होंने ज्योग्राफी मैप्स के बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं। बहुत सरल भाषा में, हिंदी में उन्होंने वो वीडियो समझाए हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देखकर एटलस सामने खोलकर भी मैप समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैप्स आपको तभी समझ आएँगे जब आप उनको एक डेली कंटीन्यूअस प्रोसेस बनाएँ, रोज़ मैप पे 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट करें, रादर देन उसको कंप्लीटली एंड के लिए छोड़ दें। रिविज़न कैसे करें? तो जब आप एक आइटरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाएँ, अपनी स्पीड को देखते हुए कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने में कितना वक़्त लगता है, स्पेक्ट्रम में कितना वक़्त लगता है, करंट अफ़ेयर्स रिवाइज़ करने में। उस हिसाब से आप वक़्त एलोकेट करें और 2-2, 3-3 मंथ्स के मिनी रिविज़न प्लान्स बनाते रहें कि जब मेरी फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं सेकंड 2 मंथ्स में करूँगी या 3 मंथ्स में करूँगी। और फिर सब्सीक्वेंट और स्मॉल करूँगी। तो उस हिसाब से आप अपनी स्पीड को समझते हुए रिविज़न आइटरेशंस का प्लान बनाएँ। नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक्स और नोट्स कैसे बनाएँ? तो मेरे लिए स्पेसिफिकली मैंने किसी टॉपर के नोट्स नहीं पढ़े क्योंकि मैंने अपने ही नोट्स बनाना प्रेफ़र किया क्योंकि मुझे अपने नोट्स पे अपने खुद के बनाए नोट्स पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता था। तो मैंने जब जो लक्ष्मीकांत जैसी बुक्स हैं, मुझे लगता था कि उनकी एक-एक लाइन इम्पोर्टेंट है, तो मैंने उनसे और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। लेकिन कुछ ज़्यादा बल्की टॉपिक्स के लिए जैसे कि इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे टॉपिक जो फ्रिंज टॉपिक्स हैं और जिन पर कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है, उनके लिए मैं अपने नोट्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन्स को समझते हुए बनाती थी। जैसे मान लें कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, आपको पास्ट कुछ सालों के मेंस के टेस्ट पेपर्स खोलकर देखें, तो किस तरह के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। जैसे एक थीम है इंडिया एंड इट्स डायस्पोरा, तो उसपे वो पूछेंगे कि किसी एक कंट्री में मान लीजिए यूएस में इंडियन डायस्पोरा का क्या कंट्रीब्यूशन है या फिर इंडिया अपने डायस्पोरा के लिए क्या स्टेप्स ले रहा है। तो कुछ लिमिटेड ही डायमेंशन है जिसमें डायस्पोरा के अराउंड जाएँगे। सिमिलरली एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिनमें वो पूछेंगे इंडिया के यूएस के साथ रिलेशन या जापान के साथ या कोई और कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशंस कैसे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि क्वाड जो न्यूज़ में चल रही है उस पर पूछेंगे। तो आप जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज़ कर लेंगे, आपको दिखेगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जब आपका वो एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, तो आप जब डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या क मंथली करंट अफेयर्स मैगज़ीन्स पढ़ेंगे, तो आप उससे उसी प्रकार वो छाँटते हुए नोट्स बनाएँ। जैसे आप अपने नोट्स में इंडिया-यूएस नाम का एक सब टॉपिक बना लें इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर। उसपे आप शुरू करें कि इंडियन डायस्पोरा का यूएस में क्या साइज़ है, फिर इंडिया-यूएस की सिक्योरिटी में डिफेंस में, इकोनॉमी में, इन फील्ड्स में क्या कोलैबोरेशन है। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को समझते हुए आप एक-एक सब टॉपिक पर उसकी डायमेंशंस कवर करते हुए नोट्स बनाते जाएँ। मैं अपने सैंपल नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। आप उनको रेफर करना चाहें तो आप कर सकते हैं ये देखने के लिए कि नोट्स कैसे बनाते हैं। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएँ और मेरी तरफ से कुछ टिप्स। तो मेरे हिसाब से आप जितनी बार रिवाइज़ करेंगे, उतना अच्छे से आप पढ़ा हुआ याद कर पाएँगे और पढ़ाई में मन कैसे लगाएँ, वो एक चॉइस है कॉन्शियसली जो आपको खुद के लिए लेनी ही पड़ेगी। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है और आपको पता है कि इसमें पढ़ाई के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है जिसके थ्रू आप कर पाएँगे, तो वो आपको खुद को मोटिवेट करना ही पड़ेगा कि पढ़ाई में मन लगाना ही पड़ेगा। आप बीच में छोटे-छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं, आप कुछ ऐसा करके आ सकते हैं जो आपको बहुत खुशी देता हो, ताकि जब आप वापस अपने डेस्क पर आके बैठें उस ब्रेक के बाद, तो आप ज़्यादा एंथुसियास्टिक फ़ील करें पढ़ने के लिए। तो इन्हीं छोटे तरीकों के थ्रू आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं।
तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स की लिस्ट है, वो मैंने एड्रेस कर दी है। अब मैं ऑनलाइन जो कुछ क्वेश्चन्स आप सबने पूछे हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगी। डिप्रेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। मेरे हिसाब से यूपीएससी के फ़ेज़ में एटलीस्ट जो लोग 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा दे चुके हैं, उन सबको शायद कभी न कभी डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत सीवियर तरीके से फ़ील हुई है। तो आई थिंक इसके लिए कुछ अप्रोचेज़ हैं। सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली और कुछ ट्रस्टेड फ्रेंड्स के बहुत क्लोज़ रहें। आप उनसे रेगुलर बेसिस पे एक शेयर करें। मैं अपने छोटे भाई से बहुत रेगुलर बेसिस पे अपने सेल्फ डाउट सब कुछ शेयर किया करती थी, ताकि वो मुझे मोटिवेट करे और मैं अपने सेल्फ डाउट फेज़ से बाहर निकल के वापस ये कॉन्फिडेंस ला पाऊँ कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ। सेकंडली आप वो चीज़ें करते रहें, जैसे आपको जो भी मेंटली पीस देता है, वो योगा हो सकता है, वो आपकी कोई हॉबी हो सकती है, जैसे मेरे लिए नए प्लांट्स लगाना थी, तो वैसी कोई हॉबी को आप कंटिन्यू रखें और सबसे बड़ी बात है कि आप खुद पर विश्वास रखें कि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। अगर ये एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर होगा, तो आपके पास बहुत तरीके हैं, जिनसे आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम को एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी की तरह देखें, पर इसको अपनी ज़िंदगी से बड़ा ना बनाइए और यही आई थिंक जब आप खुद को समझाएँगे, तो आप वो डिप्रेशन से कोप कर सकते हैं। किसी ने पूछा है कि मेंस 2022 में कैसे डेली स्ट्रैटेजी बनाऊँ? तो जैसे मैंने इस वीडियो में एड्रेस किया है, आप देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि मैंने प्रीलिम्स से मेंस के बीच में हर रोज़ सुबह उठते ही 2 घंटे आंसर राइटिंग को डेडिकेट किए, ताकि मेरा दिन एक अच्छे नोट पे शुरू हो और मुझे ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं सबसे बड़ा हर्डल क्रॉस कर चुकी हूँ, जो कि आंसर राइटिंग है। उसके बाद फिर मैं अपने दिन को 2 हाफ्स में डिवाइड करती थी, एक ऑप्शनल के लिए और एक जीएस के लिए। और वो बीच के ड्यूरेशन में मैं ऑप्शनल का टेस्ट देकर आती थी, जो कि मेरा वॉल होता था उन 2 हाफ्स के डिवीज़न के बीच का। किसी ने ऑनलाइन सोर्सेज़ के बारे में पूछा है, तो ऑनलाइन जो मैं इनसाइट्स के डेली करंट अफेयर्स पढ़ती थी, उसके अलावा मैंने यूट्यूब के कई सारे चैनल्स फ़ॉलो किए हैं कुछ-कुछ पार्ट्स के लिए, जैसे ओनली आईएएस के लिए मैंने मैथ्स के वीडियोज़ देखे हैं, वो ओनली आईएएस के ही आर्ट एंड कल्चर भी देखे हैं। ओनली आईएएस जो है, वो प्रीलिम्स और मेंस से पहले कंपाइलेशन निकालता है करंट अफेयर्स का, वो मैं वॉकिंग करते हुए या साइक्लिंग करते हुए सुन लेती थी। तो जो भी चैनल्स पे आपको ट्रस्ट हो, आप पहले अगर कोई चैनल आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इनिशियली कुछ दिन उनको फ़ॉलो करके देखें और अगर आपको उनका कंटेंट रिलेवेंट लग रहा है, तो वो आपकी प्रिपरेशन बहुत ईज़ी कर देता है रिविज़न के लिए, मैथ समझने के लिए, फ्रेंच टॉपिक्स कवर करने के लिए। तो इस तरह से आप अपने ऑनलाइन सोर्सेज़ बैलेंस कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ज़्यादा वक़्त ही ना स्पेंड करें क्योंकि आपको अपना सिलेबस को एक डिसिप्लिन मैनर में कवर करना है। सीसैट की तैयारी कैसे करें? मैं पर्सनली क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी, तो मुझे सीसैट कभी स्पेसिफिकली मैंने ऐसे कुछ तैयारी नहीं करी। मैं बस पास्ट 2 साल के सीसैट के पेपर्स सॉल्व करके चले जाती थी हर साल प्रीलिम्स के वक़्त। पर मेरी अंडरस्टैंडिंग में अगर मैं कुछ सजेशन देना तो जो सीसैट का इंग्लिश पोर्शन होता है, वो थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि उसका करेक्ट आंसर शायद बहुत डाइसी होता है। पर मैथ्स ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सीसैट में पहले सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, जो आप लास्ट के 2-3 साल के पेपर्स अगर सॉल्व कर लेंगे, तो आपको किस तरह के मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका आइडिया लग जाएगा और मोर और लेस हर साल उन्हीं जैसे क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ नंबर्स चेंज होते हैं। तो वो 2-3 साल की एनालिसिस को अच्छे से करने पर आप मैथ्स के क्वेश्चंस एड्रेस कर पाएँगे और उसके बाद जो आपके पास टाइम बचा है, आप उसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस कर लें। उससे मुझे लगता है सीसैट क्लियर करने का चांसेस बढ़ जाते हैं। 12th तक की मैथ्स अगर आप मैथ्स ऑप्शनल के लिए पूछ रहे हैं कि क्या 12th तक की मैथ्स इनफ है, तो वो नहीं है। क्योंकि अगर आप मैथ्स ऑप्शनल का सिलेबस देखें, तो वो बीएससी वाला सिलेबस ज़्यादा है। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि आपको मैथ्स पसंद है और आप लेना चाहते हैं, तो आप एक बार मैथ्स के लास्ट 2-3 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लें और अगर आपको वो क्वेश्चन सॉल्वेबल लग रहे हैं या आपको लगता है आप डील कर सकते हैं, तो आप मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो किसी ने पूछा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वो अच्छे हैं, पर वो अपने थॉट से रिटन एग्ज़ाम में नहीं आंसर जनरेट कर पाते। शायद ये एक इश्यू बहुत कॉमन है और हम सबने कभी ना कभी फेस किया है। और मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर्स रीड करना और आंसर राइटिंग करना ही उसका एक सॉल्यूशन है। जब आप कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, आप एक क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं।
जो कि कोई भी नया भी क्वेश्चन पढ़ने पर आपको हेल्प करता है कुछ थॉट्स जनरेट करने में। दूसरा, जब आप आंसर राइटिंग कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं, तो एक पॉइंट के बाद थीम्स बहुत रिपीटेड हो जाते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही मेंशन किया कि इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या थीम्स है, डायस्पोरा है, इंडिया के बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं, कुछ ऑर्गनाइजेशंस हैं। तो लिमिटेड ही थीम्स है। जब आपने एक एक लेवल तक अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है, तो आपको नए क्वेश्चंस, जैसे इस बार मेंस में मुझे हर पेपर में 15 से 16 क्वेश्चंस देखे हुए लगते थे, जिनको मैंने कहीं न कहीं पहले लिख रखा है। और तो इसी तरह से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू और न्यूज़पेपर्स रीड करके, थीम वाइज़ नोट्स बनाने के थ्रू आप अपने थॉट्स जनरेट कर पाएँगे रिटन एग्ज़ाम में विदिन द स्पेसिफाइड टाइम। आई होप आपकी क्वेरी एड्रेस हो गई है। अ पर्सनैलिटी टेस्ट में पर्सनली मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मैंने 165 स्कोर किया। पर अगर मैं कुछ बता पाऊँ तो उसमें आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है। तो आप हम्बली बोलें, कॉन्फिडेंस से बोलें, ऑनेस्टली बताएँ कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, तो वो बहुत रिवॉर्ड किया जाता है। लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम को लाइन टू लाइन, मेरे हिसाब से जो प्रीलिम्स की अनप्रेडिक्टेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, तो जो कुछ स्टैटिक कोर्सेज़ हैं जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी, उनको लाइन से लाइन पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि इन सोर्सेज़ से आया हुआ क्वेश्चन आप गलत कर पाएँ, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन्स एनीवे थोड़े ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल सोर्सेज़ से आते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से आप जो एटलीस्ट लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम जैसे सोर्सेज़ लाइन टू लाइन फ़ॉलो करें, और जब आप 2-3 इटरेशंस कर लेंगे तो बहुत क्विक हो जाएगा आपके लिए नेक्स्ट इटरेशंस कर पाना। मेरी टेलीग्राम आईडी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप उसको ईज़िली फ़ॉलो कर पाएँगे। तो मैं अपनी टेलीग्राम आईडी मेंशन कर चुकी हूँ। मॉक टेस्ट पेपर्स, जी, मैं अपनी टेलीग्राम आईडी पे अपने नोट्स, अपने मॉक टेस्ट पेपर्स, अपनी स्ट्रैटेजी कोशिश करूँगी कि सब कुछ जल्दी से जल्दी वहाँ पे डाल दूँ। सांसद टीवी, जब इनिशियली उसको आरएस टीवी डिबेट्स कहा जाता था, तब मैं उनको फ़ॉलो करती थी और मुझे उनके डिबेट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती थी। पर पास्ट 1 ईयर में मैं वो फ़ॉलो नहीं कर पाई हूँ। वो इसलिए भी था क्योंकि मैंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना डिसाइड किया, तो टाइम का क्रंच था। बट मेरे हिसाब से वो डिबेट्स की क्वालिटी अच्छी होती है, तो आप अगर कभी वॉक करते वक़्त या कभी ब्रेक लेते वक़्त उनको फ़ॉलो करना चाहें, तो कर सकते हैं। इकोनॉमी का सोर्स, इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल फ़ॉलो किया था। मैंने उनकी पेड वीडियोज़ नहीं सब्सक्राइब किए थे। मैंने मार्केट से उनकी पीडीएफ होती है 900 पेजेज़ की, वो खरीद कर मैंने घर पर ही रीड करी थी, और मेरे हिसाब से वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है, जो एंड टू एंड इकोनॉमी कवर कर देता है। मैं कितने घंटे पढ़ती थी ये भी मैंने क्लैरिफ़ाई किया, उसका कोई एक वो नहीं था, कुछ-कुछ दिन में मैं सिर्फ़ 1-2 घंटे पढ़ती थी और कुछ-कुछ दिन में वो 13 भी हो जाता था। तो मैं आउटकम्स के बेसिस पे पढ़ती थी कि अगर मेरा इस हफ़्ते के एंड पर टेस्ट है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे इस पूरे हफ़्ते में हर रोज़ कितना-कितना टारगेट कंप्लीट करना है, और उसी के बेसिस पर मैं अपने दिन को डिवोट करती थी। तो जब आप टैंजिबल आउटकम के बेसिस पे पढ़ाई करते हैं, तो वो ज़्यादा एफ़िशिएंट होती है। अगर आप घंटे ट्रैक करते हुए करते हैं, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ़ बुक के सामने बैठे हैं और आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आप आउटकम्स ट्रैक करें कि आपको कितने पेजेज़ पढ़ने हैं मान लीजिए, या कितना सेक्शन कवर करना है, रादर देन कितने घंटे पढ़ने हैं। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितनी भी क्वेरीज़ एड्रेस कर पाऊँ, मैं उस पे करूँगी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम फ़ॉलो करी थी। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट्स में क्या गलतियाँ रह गई थी, नंबर 1 तो ये था कि मैंने रीडिंग और रिविज़न बहुत करी थी, पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी, जिस वज़ह से मैं विदिन 7 मिनट्स एक 10 मार्कर और विदिन 11 मिनट्स एक 15 मार्कर विथ क्वालिटी कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। दूसरी बहुत बड़ी गलती जो थी वो मैं ये थी कि मैं अपनी जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट को बैलेंस नहीं कर पा रही थी। तो मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को बहुत कम टाइम डिवोट कर रही थी, जबकि मैथ्स एक बहुत डिमांडिंग ऑप्शनल है, और जीएस को ज़्यादा, जिस वजह से मेरे हर साल मेंस में ऑप्शनल में बहुत कम मार्क्स रह रहे थे, 190 से 200 के बीच, और ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने इस अटेम्प्ट में रेक्टिफाई करी। मैंने इस बार प्रीलिम्स से मेंस के बीच में 80% से ज़्यादा वक़्त अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को ही दिया। ये
इंटरनेशनल रिलेशंस का मैंने बताया, मैंने कोई स्टैटिक सोर्स फ़ॉलो नहीं किया था। मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के थीम्स आइडेंटिफ़ाई करते हुए न्यूज़पेपर्स से और करंट अफेयर्स से नोट्स बनाए, बायलैटरल रिलेशंस पर, डायस्पोरा पर और इस तरह के थीम्स पर। टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस के लिए मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को ही एनालाइज़ किया और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स घर लाकर उनसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी। What not to do for mains preparation is, I think, reading new sources in the time between prelims and mains. I think keeping your sources very, very concise and focusing on revising those sources as many times as you can, and then putting them on paper through answer writing, because the examiner is not going to read your mind but only the answer that you've written. So, consistently writing answers is what is to be done for mains. लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम मेरे जितना मैं रिकॉल कर सकती हूँ, फर्स्ट टाइम शायद मुझे 1 महीना लगा था लक्ष्मीकांत पढ़ने में और 20 दिन लगे थे स्पेक्ट्रम पढ़ने में, पर सब्सिक्वेंट इटरेशंस में वो टाइम रिड्यूस होता रहा। एंशिएंट एंड मेडिएवल मेरे हिसाब से आज के टाइम में स्किप करना इतना एडवाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम्स एनीवे अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। पर मेरे हिसाब से आप एंशिएंट एंड मेडिएवल के लिए ज़्यादा सोर्सेज़ के पीछे ना भागें, बस कोई एक सोर्स ले लें, न्यू एनसीईआरटीज़ ले लें या ओल्ड ले लें या नितिन सिंघानिया ले लें या किसी के नोट्स ले लें और एक सोर्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि छोड़ देना ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पर मेंस के लिए भी थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और आप मैथ्स के साथ कंफर्टेबल हैं और आप मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स देखकर आप कॉन्फिडेंटली फील कर पा रहे हैं कि आप ये हैंडल कर सकते हैं, तो आप ज़रूर मैथ्स ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये एक रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट है, बट एट द सेम टाइम ये रिस्की भी है, क्योंकि आपको या तो बहुत लो मार्क्स मिलेंगे या तो बहुत हाई। तो आई थिंक कि आप ये कॉन्शियस कॉल ले लें कि आपके पास आप क्या मैथ्स ऑप्शन को जीएस के साथ बैलेंस कर पाएँगे और क्या आप समझ पा रहे हैं उसके सिलेबस के टॉपिक्स। अगर ये दोनों टिक मार्क्ड हैं, तो आप मैथ्स ऑप्शन ले सकते हैं। टॉपिक वाइज़ नोट्स कैसे बनाएँ, मैंने वो अभी इनिशियली एड्रेस किया था और मैं अपने चैनल पर अपने नोट्स भी शेयर कर दूँगी सारे टॉपिक वाइज़, सो दैट आप उनको रेफरेंस यूज़ करके देख सकते हैं। कोचिंग नोट्स वर्सेस स्टैंडर्ड बुक्स मैंने कोचिंग नोट्स नहीं रेफ़र किए, मैं स्टैंडर्ड बुक्स ही रेफ़र करती थी, क्योंकि मुझे उन पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस फ़ील होता था। नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से पहले आपके पास ऑलमोस्ट 1 साल है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल है क्लियर कर पाना। बस आपको एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी बनानी होगी और आपको उसे डे एंड नाइट फ़ॉलो करना पड़ेगा। जी नहीं, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने नोट्स और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते रहूँगी। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज़ एड्रेस कर पाऊँ। थैंक यू एवरीवन।